हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। आज हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग आरडीएपी का यूनिट 4 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर। तो इसमें हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर, डायमेंशंस ऑफ एचआरडी फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें 5 आते हैं: हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। फिर हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगला है एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज एंड लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक मेजर फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम दैट सपोज द इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। तो ये इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो सपोर्ट करती हैं इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब समान अवसर सबके लिए प्राप्त हो सके, उस पॉलिसी और प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। HRD refers to the process of improving and developing the skills. HRD हमारा जो है वो रेफर करता है process of improving and developing the skill, knowledge, abilities and overall capability of employee within an organization. तो इसमें HRD होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक एम्प्लॉय को इम्प्रूव कर, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं, उसकी नॉलेज को, उसकी एबिलिटी और उसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को और बेटर परफॉर्म करवा सके, अपने आप को और बेस्ट रिजल्ट दे सके, तो ये उसको रेफर करता है। HRD इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज वेल एज द रूरल डेवलपमेंट। तो इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट को भी लेके चलता है और साथ में रूरल डेवलपमेंट को भी ये लेके चलता है HRD। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर फोकसेस ऑन द एनहांसिंग द स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज। तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करता है जो बंदे रूरल एरियाज में रह रहे होते हैं, उनके उस सेक्टर पे फोकस करता है कि जिससे उन बंदों की स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज जो है ये एनहांस करी जा सके, जिससे उनका जो वेल बीइंग है वो और उनका रहने का तरीका ये सब और बढ़िया बनाया जा सके। इट प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिली। तो एक सिग्निफिकेंट यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल या उसकी फैमिली के डेवलपमेंट में। मैनी ऑफ द रूरल पुअर लैक मार्केटेबल स्किल्स। तो कई सारे जो रूरल पीपल है वो मार्केटेबल स्किल्स में उनकी वो बढ़िया नहीं है मार्केटेबल स्किल्स, विच सेवरली लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग, जो कि उनकी लिमिट्स को बहुत ही कम कर देता है कि वो उससे अर्न कर पाए। ऑन अ वाइड स्केल HRD कैन इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक आउटकम। तो ये है कि एक बहुत ही बड़े स्केल पे सोशियो इकोनॉमिक आउटकम को बढ़ा सकता है फॉर फैमिली और फॉर एंटायर विलेज, पूरे फैमिली के लिए और उस पूरे विलेज के लिए। दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर मेन एंड वुमेन हु डू नॉट हैव हाई लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिट रहता है जो जिनके पास ज़्यादा लेवल की एजुकेशन नहीं होती, मतलब वो बहुत ही कम पढ़कर ही अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर देते हैं उसके बाद। तो ये और जो उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइज मतलब छोटे छोटे काम करने लगते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पास लिपिड मॉडल है जो HRD सिस्टम के एलिमेंट्स को दर्शाता है, शो करता है। तो पहला हमारा है वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसमें डायरेक्ट फीडबैक आता है परफॉर्मेंस पे, मीनिंगफुल अप्रेजल होता है, क्लियर वर्क गोल्स होते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं काम का, कंट्रोल कम होता है, फ्यूअर कंट्रोल, जॉब से फ्रीडम होती है और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है द इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें रोल क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी होता है, वर्क ग्रुप रिलेशंस होते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, कुछ नया सीखने को मिलता है, इंडिविजुअलाइज्ड आइडेंटिटी। तो हर बंदे का एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है उस पोजीशन के लिए, उस जॉब रोल के लिए। इसमें वर्क लाइफ गोल रिलेटिंग होता है, मीनिंगफुल सपोर्ट होता है सुपरवाइजर से, यानी आपको अपने सुपीरियर से सपोर्ट मिलता है अच्छा वाला। फिर नेक्स्ट हमारा वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हमारा आउटपुट बढ़ता है प्रोडक्शन में, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़िया होंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमको उससे भी बेटर बनाना होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। इंटर ग्रुप कोलैबोरेशंस होते हैं और रिवॉर्ड फॉर क्वालिटी होता है और गोल अटेनमेंट होता है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट HRD सिस्टम का एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ओपन सिस्टम। इसमें होता है क्लाइमेट फॉर क्रिएटिविटी, मतलब उस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को, कि वो और क्रिएटिव काम कर पाए।
टू वे कम्युनिकेशन होता है, फुल वे कम्युनिकेशन होता है इसमें कि जो वो बता रहा है उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है। एबिलिटी टू चेंज होता है, सिस्टम पर्सपेक्टिव होता है, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सुपीरियर के लिए रिस्पेक्ट होती है इसमें। तो अब हम आगे देखें एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द वर्क इटसेल्फ विच जनरेट्स अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क फोर्स। तो मतलब वही है जो अभी मैंने पीछे बताया। ये देखिए, वर्क इटसेल्फ फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जनरेट होती हैं वर्क फोर्स के लिए। द इंडिविजुअल हु ग्रोज पर्सनली एंड प्रोफेशनली, इसमें जो इंडिविजुअल है वो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ग्रो कर सकता है। ये वाले में ग्रोइंग थ्रू रोल्स एंड रिलेशनशिप। फिर है द वर्क आउटपुट ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीसरा ये है, जो वर्क आउटपुट अगर क्वालिटी का प्रोडक्शन का बढ़ेगा, क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी बढ़ेंगी कि नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बना पाए। लास्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बिल्ट इन एन ओपन सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होते हैं वो ओपन सिस्टम पर ही काम करते हैं। तो थस द component of elements of HRD are individual growth, the organizational development and the work output। तो इस पर डिपेंड रहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 में डायमेंशंस ऑफ एचआरडी फॉर रूरल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एनकम्पासिंग वेरियस डायमेंशंस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है एचआरडी, उसमें बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जो फोकस करती हैं किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स, कैपेबिलिटी और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को एनहांस करने में। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके की एचआरडी की डायमेंशंस होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो अब हम पहला डायमेंशन देख लेते हैं एचआरडी का, हेल्थ। डायमेंशंस रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो डायमेंशन है हेल्थ, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का। इट स्टैंड्स फॉर साइज और नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन और पॉपुलेशन रिसोर्सेज। तो ये हमारा स्टैंड करता है साइज या नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट हो गए, ये और ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन बेसिस पर ये डिपेंड करता है। हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन ऑफ एचआरडी ऑफ पॉपुलेशन। जो हेल्थ है उसको एचआरडी का डायमेंशन कंसिडर किया गया है। हेल्थ इज एन एसेंशियल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हेल्थ है जो वो एसेंशियल पार्ट है किसी भी एचआरडी के प्रोग्रेस का। हेल्थ कंसिडर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हेल्थ है वो बोथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, दोनों को कंसीडर करके चलता है। फिजिकल डायमेंशन जो है वो हमारे को रेफर करता है कि बॉडी की स्टेट कैसी है, उसके कॉम्पोजिशंस कैसे हैं, उस बॉडी का डेवलपमेंट कैसा है, फिजिकली बॉडी का फंक्शनिंग कैसी है, उस वो मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, कैसे मेंटेन कर रहा है इंडिविजुअल अपनी बॉडी को। ये कई सारे फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करती है फिजिकल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन हमारा रेफर करता है कि उस इंडिविजुअल को अपने राइट्स के बारे में कितना पता है, रेफर्स टू राइट। फिट एंड हेल्दी क्रिएटिव एबिलिटीज, मतलब कैसे फिट रहना है, हेल्दी रहना है, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी, उसके माइंड की, उन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है मेंटल डायमेंशन। फिर हमारा नेक्स्ट है द फिजिकल एंड मेंटल डायमेंशन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एचआरडी। जो फिजिकल और मेंटल डायमेंशन हैं, हेल्थ हेल्थ डायमेंशन है, वो बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचआरडी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी काइंड के फिजिकल या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो गई किसी भी इंडिविजुअल की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर वेरी कर सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है लाइफ स्पैन में। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ प्रमोट्स लर्निंग, इम्प्रूव्स स्टेमिना एंड इंक्रीज एनर्जी आउटपुट। अगर हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा तो किसी भी इंडिविजुअल का लर्निंग ग्रोथ होगा, उसका स्टेमिना बढ़ेगा और उसका जो एनर्जी आउटपुट है, जो वो काम करके आउटपुट ला रहा है, वो और बढ़ेगा, वो और बेस्ट होगा। तो ये हमारा हेल्थ है डायमेंशन से। तो अब हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है एचआरडी में जो एजुकेशन। ये रेफर करता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ये एक एचआरडी का, और ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है एजुकेशन। दिस डायमेंशन इज एसेंशियली मेंट फॉर एनहांसिंग, अपग्रेडिंग, इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द स्टेटस ऑफ मेंटल। जो एजुकेशन डायमेंशन है ये एसेंशियली हमारा बना है कि किसी इंडिविजुअल की स्टेटस ऑफ, उसका जो मेंटल स्टेटस है उसको एनहांस करने, उसको अपग्रेड करने, उसको इम्प्रूव करने के लिए, और उसको उसके मेंटल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए इसका मेन फोकस रहता है। इट प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ये जो है ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को प्रमोट करता है, जैसे कि हमारी लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, कॉम्पिटेंस
और दूसरे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो हो जाती है इंडिविजुअल की वो। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग और डेवलपिंग नॉलेज स्किल्स, टैलेंट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस एंड अदर एबिलिटी। जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इंडिविजुअल में, वो डेवलप करना नॉलेज को, नॉलेज डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, टैलेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, अवेयरनेस हो गई कि करंट करंट में क्या चल रहा है उसके आसपास, वो अवेयरनेस हो गई, और दूसरी एबिलिटीज हो गई वो एजुकेशन से आती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एजुकेशन कि ये क्वालिटेटिव डायमेंशन है ह्यूमन रिसोर्स का, कि इसमें क्वालिटी प्रोवाइड होती है इंडिविजुअल को। इट एनहांसेस नॉलेज, स्किल, एनर्जी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड अदर क्वालिटीज। जो एजुकेशन है ये एनहांस कर देता है किसी भी इंडिविजुअल की स्किल, एनर्जी, इंटरेस्ट हो गया उसका किस चीज़ में जाना चाहता है, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और दूसरी क्वालिटी हो गई उसकी, लोग उस पीपल की। अब हम देख लेते हैं स्किल डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट एचआरडी का डायमेंशन है। रेफर्स टू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज कंसिडर्ड स्किल डेवलपमेंट एज डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन। जो एचआरडी की रिपोर्ट है उसने स्किल डेवलपमेंट को एज अ कंसिडर कर रखा है कि ये स्किल डेवलपमेंट उसका एक पार्ट है एचआरडी का। स्किल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो स्किल डेवलपमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल टू सर्व द नीड ऑफ पीपल इन द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये स्किल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो डेवलप करता है अपनी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेबिलिटीज को, कि वो अपनी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए, सर्व कर पाए। स्किल डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ एचआरडी। ये भी एक क्वालिटेटिव डायमेंशन है, क्वालिटी बेस्ड है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नॉलेज, टैलेंट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, अदर क्रिएटिविटी। जो स्किल डेवलपमेंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकता है, टैलेंट्स को डेवलप कर सकता है, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, अवेयरनेस हो गया और क्रिएटिविटी हो गया। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट एचआरडी का डायमेंशन, ट्रेनिंग। रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और जो एचआरडी की रिपोर्ट ने इसे भी कंसिडर कर रखा है कि एज ये ट्रेनिंग जो है ये डायमेंशन ऑफ एचआरडी का पार्ट है। ट्रेनिंग इज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। ये भी एक क्वालिटेटिव डायमेंशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। जो ट्रेनिंग वाला डायमेंशन है ये किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है उसके एक्सपीरियंस डेवलपमेंट में, नॉलेज डेवलपमेंट में, टैलेंट डेवलपमेंट में, और दूसरे जो डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। ये भी जो ट्रेनिंग है ये हमारे दो तरीके से हो सकता है, फॉर्मल ट्रेनिंग भी हो सकती है, लर्निंग भी हो सकता है, और नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 में, न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज इट सिग्निफिकेंटली impacts फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है एचआरडी का, जो कि डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट डाल सकता है उसके फिजिकल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ओवरऑल उसकी हेल्थ में, और उसका जो प्रोडक्टिविटी रेट है उस पर वो ओवरऑल अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ मेजर ऑफ हेल्थ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हेल्थ कंडीशन को मेजर करता है किसी भी इंडिविजुअल की। इट गेट्स अफेक्टेड बाय द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारा डायरेक्टली अफेक्ट किससे होता है, डायरेक्टली अफेक्टेड होता है फूड का इंटेक कैसा है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, उस पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। गुड न्यूट्रिशन इज अ फंडामेंटल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। गुड न्यूट्रिशन जो है वो फंडामेंटल है किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ और उसकी वेलबींग को मेंटेन करने में। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है वर्क फोर्स में, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक कंट्री की इकोनॉमिक रेट्स को। अगर उसका किसी भी एम्प्लॉय का पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो वो अपना पूरा वहाँ पर पूरा फोकस नहीं डाल सकता उसका काम पर, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उस कंपनी की ग्रोथ को। तो वहीं पर ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जनरेट कर देता है कंट्रीज के लिए। फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड बाय एक्सेस बाय ऑल पीपल एट ऑल टाइम टू द फूड नीडेड फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो फूड सिक्योरिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस में, कि जब भी लोगों को खाना चाहिए तो हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए जो उनके लिए ज़रूरत होती है कि वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें। हेल्दी
वर्कफोर्स इज अ प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा प्री कंडीशन होता है किसी भी कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि उनके जो वर्क फोर्स है, उनका जो एम्प्लॉय है वो हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला पॉइंट सेम ही है, दूसरा देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी हैज 3 मेजर डायमेंशन। तो फूड सिक्योरिटी के 3 मेजर डायमेंशन होते हैं। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई, फूड सप्लाई की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अश्योर्ड एक्सेस टू सफिशिएंट फूड टू ऑल इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रह सके। और लास्ट हमारा इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारा फूड का कब हो सकता है, जब उसको प्रॉपर तरीके से दिया जाए किसी भी इंडिविजुअल को, और उसमें बैलेंस डाइट हो। ये नहीं कि कुछ चीज़ें ज़्यादा है, किसी में कुछ चीज़ें कम है, बैलेंस्ड होना चाहिए खाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज। एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, electricity, housing, drainage and other are crucial to a well-being as they contribute to a physical and material comfort and quality of life. जो बेस एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज है उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाउसिंग हो गया, ड्रेनेज हो गया, और जो दूसरे अदर फैक्टर्स हैं जो बेसिक एमिनिटीज में आ सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए लाइफ में, वो आ सकती हैं। तो ये क्या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं उस इंडिविजुअल की फिजिकल और मटेरियल कंफर्ट में, कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा रहेगा। अगर ये सारी एक्सेस उसके पास अच्छे से हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ के एक्सेस, तो उसका लाइफ की क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। दे ऑल्सो बेनिफिट्स बाय इंश्योरिंग बेटर हेल्थ इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर यूजफुल एक्टिविटीज। तो जो एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज़ है ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और इसमें ये कंफर्म रहता है कि इंडिविजुअल की बेटर हेल्थ रहेगी, इन्वायरमेंट उसके आसपास का अच्छा रहेगा, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जा सकती हैं कुछ अदर अच्छे एक्टिविटीज़ के लिए। देयर हैव बीन सेवरल इनिशिएटिव। तो यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, जो कि एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। उसमें से एक है भारत निर्माण, जो कि लॉन्च करा गया था डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रूरल एरियाज। इसको इंडिया के रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, दिस एक्शन इज प्रपोज्ड इन द एरिया ऑफ इरिगेशन, रोड, रूरल हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। जो भारत निर्माण एक्शन था, ये हमारा किन चीज़ों को पूरा करता था, इरिगेशन के एरियाज हो गए, रोड हो गई वहाँ की, हाउसिंग हो गए, वाटर की सप्लाई हो गई कि पीने का पानी आना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन की हर घर में बिजली होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन की नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पर। लास्ट हमारा पॉइंट है पूरा इज अ स्ट्रेटेजी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। पूरा एक स्ट्रेटेजी है, मतलब ये भी एक प्लान्स और प्रोग्राम ही है गवर्नमेंट का, जो कि इस रूरल डेवलपमेंट इंडिया को डेवलप करने में, उसके रूरल एरिया को डेवलप करने में एक मदद करती है। तो यहाँ पर हमारे कई सारे बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो कि इन इम्प्रूवमेंट में आ सकते हैं। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ सफाई की फैसिलिटी हो गई। तीसरा, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर के लिए बिजली। एक्सेस टू क्वालिटी हाउसिंग होनी चाहिए, मतलब हर किसी का अपना घर होना चाहिए। और ड्रेनेज अरेंजमेंट हो गया 5, मतलब नालियों का, ये जो कूड़ा होता है, गंदा पानी होता है, इसके लिए फ्लो के लिए ड्रेनेज होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम। अब हम देख लेते हैं पहला, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। 40% ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड 20% अर्बन हाउस होल्ड इन इंडिया लैक्स एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तो 40% जो रूरल के रहने वाले लोग हैं, और जो 20% अर्बन है, जो शहरी एरिया में रहते हैं, उनको वो पीने का पानी का एक्सेस नहीं मिल पाता पूरा। दिस शोज अ ह्यूज डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तो यही 40 या 20% का ही रेशो दिखा देता है कि एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमारा कितना ज़्यादा है इंडिया में। तो अब हमारा नेक्स्ट है एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी। लैक ऑफ सैनिटेशन इन प्रेसिंग चैलेंजेस इन रूरल इंडिया, मतलब सैनिटेशन का कम यूज़ होता है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती उतनी रूरल एरिया में। Lack of adequate sanitation force household to use open space for defecation, which is an acute problem especially for women and young girls. तो यही है कि लैक ऑफ सैनिटेशन जो होता है वो घर में फोर्स करता है कि जो वुमेन और यंग गर्ल्स होती हैं उनको ओपन स्पेस यूज़ करना पड़ता है। तो ये आप समझ ही आना। Improving access to sanitation is therefore appropriately include the Millennium Development Goals.
तो एक्सेस ऑफ सैनिटेशन इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना गया, हमें क्या प्रोवाइड करा गया, मिलीनियम वाई इंडिया के, उसमें दिखाता है कि 85% इंडियन विलेजेस हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई है, लेकिन वहाँ पर 60% से भी कम ही हाउस होल्ड हैं गाँव में, विलेजेस में, जो एक्चुअली बिजली को यूज़ कर रहे हैं। देयर आर न्यू emphasis on making sure rural household have access to and adopt electricity। तो यहाँ पर नए नए प्लान्स को रखा गया कि वहाँ पे मेक श्योर करा जाए कि जो गांव के रूरल हाउस होल्ड हैं उनके पास वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस हो, वो अडॉप्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी को। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है घर की, वो घर हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि डिग्री ऑफ कम्युनिटी इलेक्ट्रिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू क्वालिटी हाउसिंग, मतलब घर प्रोवाइड करवाना। दिस राइट टू एडुकेट हाउस इज रिकॉग्नाइज एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। वही है, सबका अपना अपना घर होना चाहिए, तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है इंडिया में। इंदिरा आवास योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंदिरा आवास योजना एक ये फ्लैगशिप स्कीम थी जो हाउस प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी। इन स्पाइट ऑफ दिस देयर आर हाउसिंग शॉर्टेज इन रूरल इंडिया। तो इसके कारण भी रूरल एरिया में हाउसिंग की शॉर्टेज है। एक्सेस टू ड्रेनेज अरेंजमेंट, गुड हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। वही है, गुड हेल्थ कब हो सकती है, जबकि वहाँ का वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो इन ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं जिस पे गुड हेल्थ डिपेंड करती है, हेल्थ कैसी रहेगी इंडिविजुअल की। द हाई रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ डेथ एंड डिसीजेज इन रूरल एरिया कैन बी एट्रीब्यूट टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। तो वही है, जो डायरेक्टली इंसिडेंट से डेथ हो सकती है, हाई रेट होता है वहाँ पे। कई सारे टाइप के बीमारियाँ हो सकती हैं वहाँ रूरल एरिया में। तो ये सब किस लिए होता है कि वहाँ पर लैक है प्रॉपर ड्रेनेज का, वहाँ पर वो इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है ड्रेनेज की, उसके कारण होता है। हैंस स्पेशल एंड इमीडिएट अटेंशन टुवर्ड्स ड्रेनेज अरेंजमेंट इन द हाउस इज नीडेड इन रूरल एरिया। तो ये कि स्पेशल और मतलब कि एक ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि एक घर में रूरल एरिया में कि इसका भी एक ड्रेनेज अरेंजमेंट होना चाहिए रूरल एरियाज़ में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके फैक्टर्स पर, जैसे कि उनकी एज हो गई, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, और उनका रिलेशनशिप क्या है हेड ऑफ द हाउस होल्ड से, मतलब घर के बड़े से उनका रिलेशनशिप क्या है। इसके इन बेसिस पे हम लोगों को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर। और इन सारे फैक्टर्स में से सेक्स और एज का जो कंपोजिशन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों को अलग अलग तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज़ द एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द दियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। मतलब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस कैरेक्टर्स में वो फिट बैठ रहे हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब वही पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर बताता है पॉपुलेशन का, मतलब इसका मतलब यही है। द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मैनी आर मेल और हाउ मैनी फीमेल। तो वही है, जो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन है वो हमें मदद करता है जानने में कि उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनका वो कौन से एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, इन सब बेसिस पे डिफाइन करने में मदद करता है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री। तो मतलब एक बढ़िया सा तरीका है पढ़ने का पॉपुलेशन कंपोजिशन में कंट्री का, बाय लुकिंग एट पॉपुलेशन पैरामिड। मतलब पॉपुलेशन पैरामिड को इसको देख के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों को, जिसको हम एज सेक्स पैरामिड भी कहते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन पिरामिड। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप एंड सेक्स।
तो एक पॉपुलेशन पिरामिड है वो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे ग्राफ की मदद से दिखाया जाता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बाय द फैक्टर्स ऑफ एज एंड द सेक्स। इट्स टिपिकली फॉर्म ऑफ शेप ऑफ पिरामिड, मतलब इसका जो फॉर्म होता है वो शेप में पिरामिड की फॉर्म में होता है। व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जब पॉपुलेशन ग्रो होता है तो द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। जो शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड है वो बताती है कि कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, उनकी कहानी, मतलब उनका एज, उसके तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर डिस्क्राइब करते हैं लोगों को वहाँ पे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ बर्थ। जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं और जो अभी मतलब नए न्यू बर्थ बेबीज़ हैं, उनको नीचे दिखाया जाता है, ग्राफ के बॉटम लेवल पे दिखाया जाता है। द साइज ऑफ टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल ग्रेटर देन 65 ईयर एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। मतलब जो टॉप में हमें दिखाया जाता है, टॉप का जो ग्राफ होता है उसमें 65 ईयर से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है, या नंबर ऑफ डेथ कितनी है उसको रिफ्लेक्ट दिखाया जाता है वहाँ पर। इट टेल्स अ स्टोरी हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन कंट्री। तो ये हमें बताता है, टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री। तो ये बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स है कंट्री में, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री में। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई आर ब्रॉड एंड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप। वही मतलब एक पॉपुलेशन पिरामिड में कंट्री की, एक पर्टिकुलर कंट्री की जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा होती है, तो उसका जो पिरामिड का बेस होता है, जो बॉटम लेवल होता है, वो बहुत चौड़ा होता है और ऊपर से बहुत पतला होता है, टॉप से बहुत नैरो साइज का होता है। तो ये रहा एक पॉपुलेशन पिरामिड का ग्राफ। ये 60-65 से ऊपर के लोग जो हैं यहाँ पे दिखाते हैं, ये लेफ्ट साइड में मेल्स, राइट साइड में फीमेल्स, ये बीच के लोग, और 15 से नीचे वाले और जो न्यू बर्थ हैं वो नीचे दिखाए जाते हैं। ये परसेंटेज है 0 to, मतलब 0 से लेके 100 तक में, 0, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड का ग्राफ है, एग्जाम में आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनाना। और अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं। 2 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जो मेरे को पिछले 2-3 साल के पेपर्स में मिले, जो मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखे हैं, और ये सारे टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो अब देख लीजिए क्वेश्चंस क्या हैं। और ये रहे 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो 10-10 मार्क्स में पिछले ईयर्स के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। मतलब लगभग ये सारे क्वेश्चंस भी ये इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। एंड यहीं पे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।